मैं इस वक्त गुजरात दंगों के प्रतीक सिंबल कुतुबुद्दीन अंसारी साहब के घर अहमदाबाद में बैठा हुआ हूँ। दंगों के दौरान कुतुबुद्दीन अंसारी साहब का जो फोटो अखबारों में और टीवी वगैरह पर आया, उससे ये पता लगता है कि गुजरात 2002 के दंगे कितने भयानक और ख़तरनाक थे। आज गुजरात दंगों के 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और ज़्यादातर वो मुसलमान थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, इस लंबे अरसे के दौरान उन्हें क्या क्या परेशानियां हुई, किन परेशानियों से गुजरना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुतुबुद्दीन अंसारी और आज गुजरात दंगे को 20 साल पूरे हो चुके हैं। और वो हमारे जीवन की एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसे जब तक जिएंगे वो हमारे जख्मों पर रहेगी और हमें याद भी रहेगी। लेकिन ज़िंदगी एक ऐसी सच्चाई है कि धीमे धीमे वक्त के साथ उसको सफ़र करना पड़ता है। 20 साल पूरे हुए और ये भाई तो हमारे दोस्त भी थे, इससे पहले भी हमारी एक आध बार मुलाकात हुई है। तो मुलाकात लेने आए, हमारी खैरियत पूछने आए कि कहाँ हो, कैसे रह रहे हो, क्या है, 20 साल के अंदर क्या बदलाव आया ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी तो जिस तरह से नॉर्मल जिस तरह से जी रहे थे इस तरह से आज भी जी रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रही है और अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, कोई तकलीफ़ नहीं है बड़ी। रहा साल 2002 के दंगों का, उस वक्त जो भी घटना घटी उसकी सारी दुनिया ने निंदा करी, सारी दुनिया ने गलत को गलत कहा। और हमारे अहमदाबाद जैसे शहर में, गुजरात जैसे शहर में इतनी बड़ी घटना का नाम गुजरात से जुड़ गया, उसका हमें ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। आज कहीं पर भी हम बार बार कहीं जाते हैं, गुजरात का जब जिक्र होता है तो उस घटना का भी लोग जिक्र साथ में करते हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हमारे गुजरात जैसे शहर का नाम इसी बड़ी घटना के साथ जुड़ गया। लेकिन वक्त बीता, दिन बीते, लोग धीमे धीमे इस चीज़ को भूलते चले गए और आज हिंदू मुसलमान वापस गुजरात में साथ में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम पे टाइम मिलना जुलना है। मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ आज वो सारे हिंदू भाई हैं। उन लोगों के बीच में कभी मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी घटना का एक चेहरा हूँ और ये लोग मेरे साथ इतना अच्छा स्वभाव रखते हैं, मुझे हमेशा बल देते हैं, मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं। अंसारी साहब, जिस वक्त ये दंगे हुए थे, आपकी जो फोटो आई वो कौन सी घटना थी, कहाँ पर हुई, जो कि वो फोटो या जो आपका उस वक्त फोटो था वो कहाँ था, किस वक्त ये घटना हुई? ये उस वक्त 28 तारीख का दिन था और 28 तारीख को विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान दिया था। तो कारोबार तो रात से सबके बंद हो गए थे, तो बंद का ऐलान था तो हम काम वाम पे गए भी नहीं थे, घर पे ही थे। और बंद का ऐलान था इसलिए दुकानें, लोग पब्लिक से 200-300 आदमी रोड पर बंद कराने के लिए निकले कि भाई दुकानें बंद करो, थोड़ी बहुत दुकानें खुली थी। अब वो बंद कराते कराते कहाँ से कैसे शुरू हो गया और धीमे धीमे 10-11 बजे के बीच में बस एकदम से माहौल बिगड़ना शुरू हुआ। तो वो धीमे धीमे करते इतना बिगड़ने लगा कि 2-3 कलाक में तो वो इतना पिकअप पकड़ लिया कि पूरे गुजरात में अफरा तफरी मचने लगी। यानी शाम होते तक तो कई लोग उसमें मारे जा चुके थे, कई लोगों के घर जल गए थे, अक्खा दिन यानी ये सारी चीज़ें चली। तो आप क्या कहीं यहाँ पर फंस गए थे? हम हमारे मकान में थे। हमारे मकान में मेरे वालिद साहब का मकान पीछे मोहल्ले में था, तो मकान छोटे के हिसाब से मैं मेरी फैमिली के साथ एक किराए के मकान में रहता था। तो रात भर तो पथराव चला, दिन का तो हमको इतना वो नहीं हुआ कि भाई सारी जगह पर हो रहा था, पथराव हो रहा था, दुकानें जल रही थी, हो हाँ मची थी, तफरा मची थी। पर उस वक्त ऐसा था कि भाई दंगे गुजरात में इससे पहले भी हुए हैं, तो उस चीज़ का इतना कोई वो नहीं था कि भाई ये इतनी बड़ी घटना धीमे धीमे बन जाएगी। एक दंगे के तौर पे उसको लोग देख रहे थे और लोगों को उसका था कि भाई हो जाएगा, हो गया गुजरात में। से 69 में भी हुए, उसके बाद फिर आप 85 में चले जाओ, उसके बाद 92-93 में चले जाओ, बाबरी मस्जिद के टाइम पे चले जाओ। तो वो हर तरह की एक तरह का रिएक्शन लगा कि भाई ये हो जाएगा, कुछ नहीं, नई चीज़ नहीं गुजरात के लिए ये। मगर वो दंगे अक्खा दिन होने के बाद जब हम अपने आप बच्चे को लेकर एक सेफ जगह पर आ गए थे पहले, फिर रात को हम 2-5 जन 10 जने से बैठ के कि यार बुरत बच्चों को यहीं छोड़ दो, वापस अपने घर चलो। जो होना था उसमें एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला कि यार कुतुबुद्दीन भाई जो होना था वो हो गया, अब इतना थोड़ी है कि यार ये कल भी कुछ होएगा या ऐसा कुछ होगा। हम लोग रात में वापस अपने घर आ गए। मगर बदनसीबी की बात ये रही कि दूसरे दिन सुबह में भी ये चीज़
वापस चालू हो गई। और सुबह उससे भी, जैसे जिस दिन बंद का ऐलान था उस दिन तो 10-11 बजे तक ये माहौल बिगड़ा, लेकिन उस दिन तो और भी जल्दी, क्योंकि वो दंगाइयों ने अक्खा दिन दंगा करने के बाद अपने बस्तियों में जाके जब बताया कि हमने तो ये करा, हमने वो करा, तो जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग भी दूसरे दिन उसमें जुड़ गए कि भाई चलो जाके एंजॉय करना है, कोई सिस्टम तो काम कर ही रहा नहीं था, कुछ होने वाला नहीं है। तो वो दूसरे दिन उससे बड़ी तादाद में हमारे वहाँ पे अटैक हुआ, और आधे से ज़्यादा बस्ती तो पहले दिन जल चुकी थी, दूसरे दिन फिर 100% बस्ती पूरी जली, सारी दुकानें जली। और मैं रात को ही मेरे घर पर आ गया था, और दूसरे दिन सुबह में जब दंगाइयों लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब तो बस्ती खाली हो गई, नीचे एक शोरूम था बाइक का, वो शोरूम जला रहे थे वो लोग लूट रहे थे, और मैं ऊपर वाले रूम में मेरे परिवार के साथ छुपा हुआ था। लेकिन दंगैया करने वालों को ये चीज़ नहीं मालूम थी कि ऊपर कोई फैमिली है। अब वो सीढ़ी भी सारी जल चुकी थी, सीढ़ी पे भी टायर वायर रख के वो लोगों ने जला दिए थे। मैं कांडे के अंदर से रोड का मसला देख रहा था कि कितनी पब्लिक है, क्या है। मेरे गोद में मेरी बच्ची थी 5 साल की, वो बच्ची और मेरी मिसिस मेरे साथ में थी, हम लोग ऊपर वाले रूम में छुपे हुए थे। उस टाइम पे एक रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी पेट्रोलिंग में निकली। दूर से मैंने वो होल दरवाजे के अंदर से मैं जो देख रहा था, तो रोड पे से मेरे को वो गाड़ी दिखी कि भाई गाड़ी आ रही है। वो गाड़ी धीमे धीमे हमारे हाईवे तरफ आई, तो जो दंगैये करने वाले लोग थे वो हमारी तरफ से जो दुकानें वगैरह जला रहे थे वो छोड़ के वो लोग रोड की वो साइड चले गए। बीच में गाड़ी आ गई और वो लोग, लेकिन वो लोग सोसाइटी के अंदर नहीं गए थे, वो लोग रोड पर ही खड़े होके भारत माता की जय हो, जय सियाराम, इस तरह के श्लोक बोल रहे थे। और आर्मी वाले और रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी ब्रेक हो गई थी पब्लिक देख के, अपन वो लोग सोसाइटी के अंदर नहीं घुसे थे, रैपिड एक्शन फोर्स रोड पे खड़ी हुई। जब रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी ब्रेक करी तो मैं उस दरवाजे में से बाहर निकल के बालकनी में आ गया उनके सामने। और उनके सामने आने के बाद जो उस वक्त का फोटो का लोग जिक्र कर रहे हैं आज इतने टाइम से, मेरे को जहाँ तक मालूम है कि मैं उस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के आगे अपने बचाव के लिए और उनके आगे मैं अपने हाथ दोनों जोड़ के और उनके आगे खड़ा हो गया था कि साहब हमारी मदद करो। उसके अंदर आपने देखा होगा मेरे को ब्लड, मेरे बुशर्ट पे ब्लड भी लगा होगा, मेरे को ड्रेसिंग भी हो रहा है। वो एक दिन पहले मैं इंजर्ड हो चुका था, ये दूसरे दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं दूसरे दिन यानी उस आर्मी वालों को कि भैया ये अगर दूसरे दिन भी इस तरह से रहेगा तो बहुत हम तो मारे जाएंगे। तो मैं रैपिड एक्शन फोर्स के आगे एकदम जो सच्चाई थी उस वक्त खड़ा हो गया उनके आगे, और वो लोगों ने उस वक्त उनसे जो हो सका मेरी मदद करी, और मेरे बच्चों को उन लोगों ने सेफ जगह पर पहुँचाया। और उनका एहसान हैगा, उन लोगों के दिल में मैंने बात डाली और एक वो फरिश्ता बन के मेरे पास वो लोग आए। आपको क्या लगता है कि क्या उस वक्त सिस्टम, सरकार, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका था जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर मारकाट हुई? सिस्टम काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हम 2 दिन तक का सिस्टम, इतना बड़ी घटना घट रही है कि, और पुलिस वाले हैं कि आर्मी वाले हैं कि जो भी उस वक्त के गुजरात के जिम्मेदार थे, वो चाहते तो उस रात, मैं बता रहा हूँ जैसे आपको कि हमारे को जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बोले कि यार इतना अंधेर नहीं है कि दूसरे दिन भी अब ये चीज़ होगी, होना था हो गया। गुस्सा था, गोधरा में इतना बड़ा बनाव बना है, उसका रिएक्शन था, भाई पब्लिक को नाराज़गी थी, वो जो 12-13 कलाक के अंदर जो होना था वो बन, ये दूसरे दिन भी ये घटना घटी इतने बड़े पैमाने पे, तो फिर उससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम, नहीं तो दूसरी फेरी चोर एक फेरी चोरी करने चला गया, अगर चोरी करके आ गया वो, उसको मालूम है कि मैं गया हूँ एकदम आसानी से और आसानी से अपने काम की चीज़ लेकर आ गया, तो वो दूसरे दिन भी जाएगा। लेकिन अगर उस पर सख्ती हो जाती, वो दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है या वहाँ पे पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आर्मी वाले उतर जाते, सिस्टम कोई सख्ताई से स्टेप ले लेता, तो दूसरी फेरी पब्लिक नहीं आती। दूसरे दिन पब्लिक 28 तारीख को भी दंगे चालू ही थे गुजरात में। 27 को गोधरा का बनाव बना, 28 को बंद का ऐलान था, 28 तारीख के दिन अक्खा दिन दंगे हुए, और पहली तारीख के दिन भी दंगे हुए गुजरात में। तो अंसारी साहब, ये जो दंगे हुए थे, ये कहा जाता है कि जो गोधरा में S6 बोगी साबरमती एक्सप्रेस की जलाई गई थी या जल गई थी, और उसमें 59 लोग मारे गए थे। तो उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में ये गुजरात भर दंगे हुए। तो क्या अहमदाबाद के लोग, बड़ौदा के लोग जिम्मेदार थे जो कुछ साबरमती एक्सप्रेस में हुआ? उनके ऊपर हमले क्यों किए गए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था? हाँ, जैसे गोधरा के अंदर घटना घटी और दंगे गोधरा तक सीमित होते तो ये चीज़ समझ में आती, सीधी सीधी बात थी कि भाई एक जगह पर नुकसान हुआ, उसके बदले में उसका रिएक्शन हुआ गोधरा के अंदर। लेकिन नरोड़ा पाटिया के लोग तो गोधरा गए नहीं थे। नरोड़ा पाटिया के लोग
पिछले 25-30 साल से वहाँ पे रहते थे, एकदम निर्दोष लोग, मासूम लोग, कोई से किसी का लेना देना, रोज लाना, रोज कमाना, रोज खाने वाली जिंदगी जीने वाले लोग, निर्दोष लोग मारे गए हमारे वहाँ पर। हम तो कभी गोधरा कौन सी दिशा में है गुजरात के, वो हम आज तक नहीं देखे। 20 साल हो गए, हम आज तक नहीं गए गुजरात की कौन सी दिशा में, हमको वो भी नहीं मालूम है कि गोधरा कहाँ है। तो क्या ये जो हमारे मोहल्ले के लोगों के वहाँ दुकानें जली, मकान जले, कई लोग हमारे मोहल्ले के मारे गए, गुलपुर सोसाइटी के लोग मारे गए, पूरे गुजरात के अंदर यानी घटना घटी। तो इससे ये चीज़ कोई एक्सेप्ट करे कि नहीं करे, कोई माने कि नहीं माने, पॉलिटिकली हर आदमी बयान देता है, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि कहीं ना कुछ इसके अंदर प्रीपेड प्लान जिसको बोलते हैं, या इरादे मुजब बोलते हैं, या जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो गया, वो बात की बात रही। लेकिन दुख की बात है कि यानी ये हुआ, और हमारे जैसे गुजरात में और निर्दोष लोग इसमें मारे गए। चाहे वो गोधरा ट्रेन के अंदर के साथ घटना घटी, वो भी निर्दोष थे, और उसके बाद के अंदर भी जो मारे गए वो भी निर्दोष थे। मारे जाते इंसान होंगे, और जिस घर का व्यक्ति मरता है उसके दिल से पूछो कि उनके घर के अंदर किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का बेटा मरता है, ये कोई छोटी छोटी बात नहीं है, इंसान मरते हैं। तो ये गुलबर्ग सोसाइटी में, नरोड़ा पाटिया में, नरोड़ा गांव और ये ख्याल वगैरह जहाँ भी हमले किए गए, तो क्या सिर्फ ये मुसलमान थे जिनकी वजह से इन पे हमला किया गया? ये तो हमला करने वाले लोगों को मालूम कि भाई क्यों मार रहे हैं इनको, क्यों मार रहे हैं। हमको तो मालूम है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं बरसों से, हमारे साथ हमारा पड़ोसी ऐसा नहीं करेगा, हमारे बाजू वाले सोसाइटी वाले ऐसा नहीं करेंगे। तो वो लोग क्यों ऐसा कर रहे थे? वो लोग कर रहे थे कि उनके ऊपर दबाव था कि वहाँ उनके वहाँ कोई बाहर के लोग आके कर रहे थे। ये तो सिस्टम की जिम्मेदारी बनती, सिस्टम मालूम करे। तो क्या इसमें सब बाहर के लोग थे या कुछ लोकल लोग भी, मोहल्ले के लोग भी थे जो हमले कर रहे थे? ये तो हम उस वक्त देखे जितना नहीं है, क्योंकि इतना शोर शराबा इतना था कि इसमें नज़दीक के लोग, बाहर के लोग का कुछ वो ही नहीं था। हम तो हमारा बचाव ही कर रहे थे। अच्छा अंसारी साहब, आपको उस वक्त कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार करते थे, आज आपके व्यापार और बिजनेस का क्या हाल है? मैं उस वक्त कारीगरी करता था, शर्ट में शर्ट का कारीगर था। खानपुर के अंदर एक कंपनी थी, वहाँ काम करता था। वहाँ पर भी मेरे साथ नॉन मुस्लिम भाई लोग काम करते थे साथ में। 25 जन का स्टाफ था, उसमें 12-15 जन हिंदू भाई भी थे, 10 जन मुस्लिम थे। साथ में बैठ के काम करते थे, खाना वगैरह हम लोग साथ में खा लेते थे लंच के टाइम पे। और जिस दिन ये गोधरा की घटना घटी उस दिन भी मेरे साथ एक सुनील नाम का एक लड़का था। हम लोग दोनों भाई साथ में एक ही गाड़ी के ऊपर आए। वो सुनील के पास गाड़ी थी यामा जूनी, वो छोकरा मेरे को साथ में लेकर आया, क्योंकि तुम भाई अपने दोनों साथ में चलेंगे। वो छोकरा भी यहाँ राजेंद्र पार्क तरफ रहता है, तो उसका रूट यही था जाने का। तो हम दोनों भाई, अहमदाबाद के अंदर माहौल बिगड़ना शुरू हो गया था, और हम दोनों मेरा दोस्त सुनील गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे में बैठा था। और उसके बाद जब सुनील को 3 दिन के बाद ये जब घटना का मालूम पड़ा कि कुतुबुद्दीन भाई जो बस्ती में रहते तो बस्ती पूरी जल गई है, कि काफ़ी नुकसान हुआ है, तो वो सुनील बेचारा मेरे दरवाजे तक तो नहीं आया, लेकिन वो वाया कहीं ना कहीं से मेरी हालचाल लिया उसने। 4-5 दिन के बाद क्या तुम्हारे वहाँ का बाहर से देखा कुतुब भाई सब जल गया है, तुम लोग कहाँ हो, मरी औरत भाभी लोग कहाँ हैं? तो मैं बोला यार हम लोग सब रिलीफ कैंप में होंगे और सब ऐसा हो गया है सुन लो, तो ये तो हो ही गया है। राइट के बाद जो है, फसाद के बाद आपका बिजनेस अब कैसा है? इसमें आपके हिंदू साथियों और हिंदू व्यापारियों का क्या योगदान रहा है, सहयोग रहा है? जो व्यापारी हिंदू भाई हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए थे उस वक्त मैं कारीगरी करता था, मगर ये घटना के बाद जब मेरा फोटो पेपरों में, अखबारों में आने लगा तो मुझे एक डर सा बन गया, और मैं डरने लगा। सफ़र यानी कहीं भी मुझे जाने में, बस में सफ़र करने में, ऑटो रिक्शा में या साइकिल लेके दुकान जाने में मुझे डर लगता था, क्योंकि उसके हमने इतना सब देख लिए थे, इतने लोगों को मरते हुए देख लिए थे, इतना सब देख लिए थे, और उस बीच में मेरा फोटो इस तरह से पूरी घटना का एक सिंबल बन के लोगों के आगे आया, तो मैं डर गया था। और सच्चाई यही है कि उसका डर मुझे आज भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसी अनजानी जगह पे जाने में घबराता हूँ, क्योंकि मुझे ये आज भी समझ में नहीं आता कि कौन सा व्यक्ति मेरे साथ कौन सी भावना से मिल रहा है। वो तो मिलने वाला व्यक्ति बता सकता है कि उसके मन में क्या है मेरे को लेकर, अच्छाई है, बुराई है, कोई बदले की भावना से भी मिलता है, कोई हमदर्दी की भावना से भी मिलता है, कोई इंसानियत के नाते भी मिलता है। कोई लोगों को ऐसा होता है कि कुतुबुद्दीन भाई के हिसाब से गुजरात को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी, या गुजरात, क्योंकि वो फोटो तो बात किसी से नहीं कर रहा है, मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे बताना पड़ता है। अगर कोई आके पूछता है तो मैं उसको झूठ तो बोलूँगा नहीं, जो सच्चाई है वो तो मुझे बतानी पड़ेगी कि हाँ ये सफ़र हम कर रहे हैं और इसके साथ हम जुड़ गएंगे। तो कई लोगों को चीज़ ख़राब भी लगती होगी, लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ जितने भी हिंदू भाई लोगों के साथ संपर्क में आए तो वो लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं आश्वासन ही दिया, मेरे को हिम्मत ही दी, और मेरे साथ कहीं ना कहीं तकलीफ में मेरे साथ खड़े हुए।
तो आपके बिजनेस में किस तरह से वो लोग सहयोगी साबित हुए? काम यानी देते हैं मुझे, काम अब मेरे को करने का रहता है तो मुझे यानी काम मिल जाता है, टाइम पे पैसे मिल जाते हैं। और बिजनेस का जैसा एक रूल्स रहेगा कि भाई मैं मेरी जो सामने जो काम करता हूँ मेरे को सामने उसका वलतर मिल जाता है। लेकिन ऐसे पर्सनली कोई ऐसी कोई बोल बातचीत होती है, बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कभी वो भी बिजनेस का भी एक अलग परिवार है, वो बिजनेस जितने ही जुड़ते हैं। तो और इस वक्त जो है गुजरात में कैसे हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे हैं। और कुछ लोगों ने जो जैसे कोई पूना के परिवार वो आपसे जुड़े, आप इसके बारे में जरा बताएं। देखो गुजरात के जो हिंदू भाई थे वो गुजरात में दंगे होने से पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज गुजरात के अंदर तुम देखो वापस रिकवरी हुई, वापस लोग एक दूसरे के कारोबार से जुड़े। कहीं कहीं पे कुछ लोग इसको कोई संस्था है, कोई कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थोड़ा बहुत भाषण देते हैं, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे बोलते रहते हैं, लेकिन उनको लीगल बेच पे कोई सहयोग नहीं मिलता है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने आप को वजूद में रखने के लिए करते रहते हैं, वो सब चलते रहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात के अंदर आज भी एकदम अच्छे से अच्छे लोग उस वक्त भी थे, आज भी हैं। और जो हिंदू भाई के साथ जो मुस्लिम फैमिली 2002 से पहले जुड़ेली थी, आज भी वो फैमिली कहीं ना कहीं उनसे जुड़ेली है। एक गुजरात की एक महाराष्ट्र पूना की फैमिली आपके साथ जुड़ गई है, उसके बारे में जरा आप बताएं। वो भी एक कैसा कि पेपर के जरिए वो फैमिली ने मुझे, यानी 2002 की स्टोरी छपी तो वो पूना के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, तो वहाँ के से वो आनंद सराफ जी नाम के एक व्यक्ति हैं बैंक में, कहाँ वो आर्मी के उसके अंदर कुछ काम वाम करते हैं शायद, वो सैनिक मित्र परिवार नाम की एक संस्था चलाते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए उसमें, रिटायर जितने भी आर्मी वाले हैं वो लोगों की एक संस्था है ये। वो लोगों ने वो स्टोरी को पढ़ा तो उनको भी एक इंसानियत जहाँ पर भी रहती है कि वो इंसान मानवता जो इसके अंदर रहती है वो कहीं ना कहीं महसूस करता है। उसकी सच्ची भावना थी कि यार ये जो भी हुआ गलत हुआ और ये व्यक्ति को साथ कहीं ना कहीं अपने को सहयोग करना चाहिए, उसको खड़ा करने में वापस हिम्मत देनी चाहिए। वो लोग ने मेरे को ढूंढने की कोशिश करे और एड्रेस के मुताबिक वो मेरे तक कांटेक्ट में आ भी गए, मेरे को ढूंढ भी लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी, मेरे को काफ़ी तसल्ली दी, मेरी मिसिस को, मेरी छोट जो 5 साल की एक बच्ची थी उसको। और काफ़ी यानी उनकी बात में इतनी सच्चाई थी और इतनी मानवता दिख रही थी कि यार ये आदमी है कि क्या आएगा इतने उससे, यानी यार इंसान ने मेरे को ढूंढा और मेरी पीठ पर हाथ रख रहा है, मेरे को मेरे सर पे हाथ फिरा रहेगा, मेरी औरत को भी हिम्मत दे रहा है कि जरा भी तुम चिंता मत करना, कुछ लोग हैं करते हैं करने तो, लेकिन अपना देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं, हम आपके साथ हैं, कभी भी आपको कोई भी तकलीफ हो तो हमारे को बोलो, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे करते करते फिर मेरा और उनका ताल्लुकात हुए भाई। ताल्लुकात धीमे धीमे ऐसे होने लगे कि उन्होंने, यानी उनके बारे में क्या बात करूं, उन्होंने इतना अच्छा मेरे साथ बर्ताव कराएगा, इतना अच्छा मेरे साथ वो रखाएगा कि उनकी एक एक बात यानी इंसानियत के नाते पे एक वो है। जो मेरी बच्ची 5 साल की थी, वो बच्ची पिछले 2 साल पहले उसका मैंने निकाह करा, ताल्लुका तो हमारे बन ही गए थे, तो मैंने सामने खबर करा कि साहब मेरी बच्ची की एक जगह बात लग गई है कि उसकी शादी है ये दिनों में, मैं आप लोगों को दावतनामा दे रहा हूँ, आप सके तो आओ। तो वो लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए और परिवार के साथ आके मेरी बच्ची के साथ खड़े होके मेरी बच्ची को आशीर्वाद दिया उन्होंने, मेरी बच्ची की शादी, पूरी शादी के अंदर खड़े रहिए और अच्छे, यानी एक परिवार का जो इंसान होता है ना, उस तरीके से उन्होंने मेरे फैमिली को बैकिंग करा। मेरे जो वहाँ पे मेरी बच्ची जा रही थी वो समझाने में भी वो लोगों ने बड़ापन, यानी मेरे फ्रेंड पे आके उन्होंने बात करी कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं। और यानी बहुत उन्होंने एक अपनी एक हिंदू ऐसे भी हिंदू होते हैं, यानी यही है सच्चे हिंदू तो यही हैंगे, यही इन लोग ही, यानी इनके वजह से आज देश के अंदर इतने सारे लोग इंसानियत को लेके चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुतुब भाई, आपने अपनी बात के दौरान ये कहा कि सिस्टम गुजरात में फेल हो चुका था, इसकी वजह से ये दंगे और फसाद जो है कंट्रोल में नहीं आ सके और पूरे गुजरात में फैल गए थे। तो लेकिन वो सिस्टम अब दिल्ली पहुंच चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट कहेंगे? क्या ये जो सब कुछ मॉब लिंचिंग और तमाम जो हादसा पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, गुजरात के अंदर से 2002 के बाद का गुजरात का क्या, पूरे इंडिया का राजकारण कुछ अलग तरीके का था। और गुजरात के अंदर इन लोगों ने ये चीज़ को एक वो बोलते हैं लाइब्रेरी की तरह, हिंदू मुस्लिम को ट्रायल बेच पे इन लोगों ने यूज़ करा और उनका ये फॉर्मूला सक्सेस भी हुआ। और इसी चीज़ को लेके इन लोग ने पूरे इंडिया के अंदर आज धीमे धीमे मार्केटिंग करा इसका। और इसका तुम कलकत्ता जैसे शहर के अंदर भी जाओ, पिछले दिनों में इलेक्शन हुए, तुम कलकत्ता जैसे शहर में कभी कोई दंगे फसाद के नाम की चीज़ नहीं थी, आज तुम वहाँ पे जाओ, हिंदू मुस्लिम वहाँ भी होने लगा है। और दिल्ली जैसे शहर में कभी कुछ बनाव नहीं बने पड़े। ये अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी घटना घटी थी कि कई लोग उसमें मारे गए। और यानी ये धीमे धीमे आज पूरे देश में है। और ये सत्ता में रहने वाले लोग इसको सत्ता में बने रहने के लिए ही ये यूज़ कर रहे हैं कि ये माहौल अगर बना रहेगा तो हम पावर में रहेंगे। लेकिन देश का इसमें नुकसान हो रहेगा, देश के आर्थिक स्थिति देश की खराब हो रही है, इसमें बिजनेस लोगों के खराब हो रहेंगे, सामान्य गरीब लोग इसमें पिसा रहेंगे, कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहेगा। कुतुब भाई, आपका जो है गुजरात के लिए, भारत देश के लिए क्या संदेश है? गुजरात के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए क्या संदेश है कि हिंदुस्तान में जो है गुजरात जैसे दंगे फसाद दोबारा ना हो, शांति बरकरार रहे और देश जो है तरक्की करे, विकास करे? बस यही मालिक से दुआ करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि यार हम एक ऐसे देश में रहते हैं, मालिक का करम है, भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि यार यहाँ पे इतने बड़ी बड़ी हस्तियाँ और इतने वली औलिया यहाँ पे पैदा हुए हैं और हम उन धरती पे जन्म लिए हैं। ये हमारे लिए मालिक का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन कुछ सियासती लोगों के लिए हम हमारे देश को कौन सी दिशा में ले जा रहे हैं, हमारे को दिख रहा है कि हम गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत दिशा में देश जा रहा है, मगर उसके बावजूद भी यार हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई सिस्टम के अंदर जो भी लोग हैं, सिस्टम के अंदर जब आदमी चला जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत सारी बढ़ जाती है और बहुत सारे लोगों को उनसे आशा रहती है, बहुत सारे लोगों को उनसे उम्मीदें रहती हैं। तो उनमें सिस्टम में बैठे हुए लोगों को भी ये चाहिए कि यार हम जिस जगह पर हैं, हमारे से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, बहुत लोगों की आशा है, बहुत लोगों के साथ हम, बहुत लोगों के विश्वास के भरोसे हम यहाँ पर हैं। तो उनको भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए जो देश हित में हो, लोगों के हित में हो, आने वाले वक्त में हमारा देश तरक्की करे। ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं कि अच्छे से मिलजुल के रहें। भारत एक दुनिया के अंदर पहला देश ऐसा आएगा जो जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग एक दिशा में खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ तकलीफ में खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक या कुछ लोगों के कहने करने से यार हम क्यों अपने आपस में ताल्लुकात बिगाड़ते हैं, क्यों करते हैं? हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम ज़मीनी लोग हैं, हमारे को ही तकलीफ पड़ेगी और हमें को ही मिलजुल के रहना है। कुतुबुद्दीन अंसारी साहब का कहना है कि अगर सरकार में ये इच्छा हो, दिल हो कि अगर वो चाहे तो फसाद को कंट्रोल करना चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। और वो अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ की सरकार से कि यहाँ पर शांति व्यवस्था मेंटेन रखी जाए ताकि ये मुल्क जो है तरक्की करे, आपस में भाईचारा हो, कोई किसी के खिलाफ ना हो और ताकि मुल्क जो है आगे बढ़े। मैं सैयद खलीक अहमद, रिपोर्टिंग फॉर इंडिया टुमारो फ्रॉम अहमदाबाद, इंडिया।